तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े थे, एक तो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको स्टडी किया था। और साथ ही साथ में तुम लोगों ने जो आपका बेसिक डिफ्यूजन या फिर जो इफ्यूजन नामक प्रोसेस होती है, इसके बारे में पूरी तरीके से हम लोगों ने देख लिया था। अब बात ऐसी है कि हम जानते हैं कि डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, गैस में भी होता है। हाँ, बस उनका जो एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन होता है या फिर जो मैं कहूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, सब में आपका अलग अलग होता है। सॉलिड्स में सबसे क्या होता है, लीस्ट होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेस में होता है। ये वाली बात तो हम लोग जानते ही हैं। अच्छा, अभी आज हम लोगों को जो टॉपिक देखना है वो बेसिकली ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देखना है। क्या है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? अब देखो, तुमने परफ्यूम लगाई, ठीक है, खुद के कपड़ों के ऊपर। अब तुम्हें तो खुद तो स्मेल आएगी ही आएगी, ऑब्वियस है कि उस परफ्यूम की, बट तुम्हारे पास से वो स्मेल निकल कर किसी और तक पहुंच गई, कुछ आप लोगों के डिस्टेंस पे जो लोग खड़े हुए हैं। तो बेसिकली इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का डिफ्यूजन कहते हैं। अब बात आती है कि जैसे हर चीज़ के लिए हम डिफाइन करते हैं रेट, जैसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो वैसे ही एक और टर्म डिफाइन किया जाता है जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन। जनरली मैं जो वर्ड इस्तेमाल करूँगी वो डिफ्यूजन रहेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इफ्यूजन के लिए सारे के सारे आप लोगों के जो नियम कायदे हैं ये वैलिड नहीं होते। तो बेसिकली ग्राहम्स ने जो काम किया था वो किसके लिए किया था, इसी रेट ऑफ इफ्यूजन या इसी रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए किया, वो भी गैसेस में, कि अगर कोई गैस क्या होती है, सर्टेन कंडीशंस में रहती है, तो उस गैस के डिफ्यूज़ होने का या फिर इफ्यूज़ होने का रेट कैसे रहेगा, किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा और कैसे डिपेंड करेगा, बस खत्म। यही ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। यानी कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली हम लोगों को क्या बताता है, किसी भी आप लोगों के गैस के डिफ्यूज़ होने का या फिर उसके इफ्यूज़ होने के रेट के बारे में बातचीत बताता है। जैसे मान लेते हैं, मुझे लेट से कंपेयर करना है कि मेरे पास फ़िलहाल एक गाड़ी है, वो किसी दूसरी गाड़ी के मुकाबले, ठीक है, बहुत तेज जाएगी कि नहीं जाएगी, या फिर जा रही है कि नहीं जा रही है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन 3 शब्दों में हम नहीं घूमते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं कि गाड़ी का इंजन कितना है ना, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे को तो उतना नहीं पता गाड़ियों के बारे में, बट उसका इंजन कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका माइलेज क्या है, और वेरियस थिंग्स। तो वैसे ही अगर आपको मैं 2 गैसेस दे दूँ और 2 गैसेस में अगर आपको ये पता लगाना हो कि कौन सी वाली जो आपको गैस दी गई है, उस गैस का डिफ्यूज होने का रेट ज़्यादा है, तो आप कैसे पता लगाओगे? आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, है ना। जैसे अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि कंपनी ए की अगरबत्ती ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा जल्दी खुशबू फैलाती है कि कंपनी बी की अगरबत्ती ये काम उसके कंपेयर में ज़्यादा अच्छे से करती है, तो क्या करो, दोनों को जलाओ और पता करो। बट ये तो बहुत ही अजीब चीज़ नहीं हो गई कि वाह मैडम, आप तो दोनों को जलाकर दोनों की स्मेल के थ्रू आप पता करने को कह रहे हो, काफ़ी इलॉजिकल चीज़ है। तो आप फिर रेट को पता कैसे लगाओगे? मतलब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे तो एक स्मार्ट डिसीजन नहीं लगता कि जिसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाए, एक बिल्कुल भी स्मार्ट डिसीजन नहीं है, बिल्कुल भी स्मार्ट डिसीजन नहीं है एक्सपेरिमेंट करना। तो जो थॉमस ग्राहम थे, इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको कल को 2 गैसेस है, उन 2 डिफरेंट गैसेस को अगर आपको कंपेयर करना है उनके डिफ्यूजन का रेट, तो आप बहुत ही आसानी से उनके डिफ्यूजन का रेट क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। अब वो रेट पता कैसे किया जाएगा? तो उन्होंने ये कहा कि अगर उन दोनों गैसेस को, पहली बात तो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आप उनको सेम टेम्परेचर की कंडीशन दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गैस एक अलग टेम्परेचर पे और एक दूसरी गैस एक अलग टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में ये चीज़ें पढ़ी होंगी डेफिनेटली, कि जो हॉट
चीज़ें होती हैं, स्पेशली अपने घर में देखो, जो खाना आप लोगों का गर्म होता है उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है, लेकिन जो खाना आप लोगों का ठंडा हो जाता है, क्या उस खाने की पर्टिकुलर खुशबू दूर तक जाती है? क्या नहीं, उस खाने की खुशबू दूर तक नहीं जाती। तो आप एक गैस को हाई टेम्परेचर दोगे और दूसरी गैस को मान लेते हैं आप उसके कंपेयर में लो टेम्परेचर दोगे, तो ऑब्वियस है जिस गैस को हाई टेम्परेचर मिला है तो उसका तो रेट ऑफ क्या होगा, डिफ्यूजन ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे में जब भी कोई भी क्वांटिटी अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर उसके अंदर वेरिएशन आता है, तो ऐसे में हमें कभी भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते वक्त टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए, सेम। जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपने किस चीज को सेम रखा था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला टॉपिक हम जब पढ़े थे। अगर आपको ये पता लगाना है कि दो सॉल्ट्स अगर आपको दिए गए, उन दोनों सॉल्ट में से कौन सा वाला सॉल्ट आप लोगों का ज्यादा सोल्यूबल है, तो आप टेम्परेचर को फिक्स सकते हो ना। तो सिमिलरली जब आप यहाँ पे डिफ्यूजन या इफ्यूजन के रेट के बारे में बातचीत करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आप लोगों के टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ये हो गया सबसे आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टेम्परेचर को और प्रेशर को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, क्या रखना चाहिए, इनको कांस्टेंट रखना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मतलब ग्राम्स में ये कहते हैं कि ऐसे में उस गैस का जो रेट है, ऐसे में उस गैस के डिफ्यूज होने का या फिर इफ्यूज होने का जो रेट होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किस चीज़ के, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ दैट गैस। जो भी गैस जिसका आप इफ्यूजन या फिर जिसके डिफ्यूजन का आप क्या निकालना चाहते हैं, जिसका आप रेट निकालना चाहते हैं, वो रेट क्या हो जाता है, उसी गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल हो जाता है इनवर्स में। अब ये उन्होंने मोलर मास वाली चीज़ कहाँ से लाई, कैसे लाई, ये हम लोगों का सोचने वाला बेसिकली टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये वाला काम उन्होंने उस ज़माने में किया होगा डेफिनेटली, तो कैसे किया कैसे नहीं किया इसमें हम लोग नहीं घुसेंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हम लोगों को रिजल्ट दिए और हम लोग बस अब उस रिजल्ट को क्या करने वाले हैं, यूज़ करेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, बस खत्म। यही आप लोगों का ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, या फिर मैं कहूँ ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, कि किसी भी गैस का सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर अगर आप उसके रेट को कंपेयर करो, तो रेट उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ किसके, मोलर मास के। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। अब बस इसी सेम स्टेटमेंट को अलग अलग फॉर्मूलेस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि पहली बात तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से मुझे क्या फॉर्मूला मिलता है, मैं ये पता लगा लेती हूँ। मान लेते हैं आपके पास दो सिस्टम्स हैं। अब तक तो तुम्हें फॉर्मूले बनाने की आदत हो ही जानी चाहिए। एक को हमने कह दिया R1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, लेट्स से मोलर मास को मैं लिख रही हूँ M1। मैं यूजुअली मोलर मास को MM लिखती थी, बट यहाँ पे फिलहाल मैं मोलर मास को क्या लिख रही हूँ, आप लोगों का M लिख रही हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, मुझे उस कांस्टेंट में नहीं घुसना है, बट ये मैंने एक गैस के लिए रेट लिखा, ये मैंने दूसरे गैस के लिए रेट लिख लिया। अगर मैं इन दोनों रेट्स को कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला क्या प्रपोज हो जाएगा, बताओ। फॉर्मूला नंबर 1 कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू कितना, आप लोगों का अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में M2 अपॉन में M1। ये अब कई बार इतने आसान सवाल दिए होते हैं, दो गैसेस के आपको मोलर मास दिए होते हैं, मतलब गैसेस के बेसिकली दाम दिए होते हैं, जिनसे आप उनके मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, और उनके या तो इन चार में से कोई 3 वेरिएबल देगा, एक ढूंढने को बोलेगा, या तो टाइम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए R1 R2 के कंपेयर में कितने टाइम्स फास्ट है या कितने टाइम्स स्लो है, तो उसके लिए हम लोगों को मोलर मास की हेल्प मिल जाएगी। तो ये हम लोगों की लाइफ में आने वाला हम लोगों का कैसा है, पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, हम लोगों की लाइफ में आने वाला अभी तक का हम लोगों का पहला फॉर्मूला हो गया। अब ये जो पहला फॉर्मूला है आप लोगों का, ये पहला फॉर्मूला कैसा कह रहा है, आप लोगों को बता रहा है चीज़ें कि इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे इसको मॉडिफाई किया जा सकता है उस बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ किसी गुजरे ज़माने में पढ़कर रखी है कि एक रिलेशनशिप होता है मोलर मास के बीच में और किसके बीच में,
आप लोगों के वेपर डेंसिटी के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, मोलर मास के बीच में और वेपर डेंसिटी के बीच में गुजरा जमाना था। उस गुजरे जमाने में आप लोगों ने क्या करके रखा है, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं तो पढ़ के रखा है। अब ये रिलेशनशिप पढ़े कहाँ हो, कुछ मतलब याद आ रहा है? जब हम लोग इम्पीरिकल फॉर्मूला वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो इम्पीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वहाँ पे आप लोगों को एक एन कैलकुलेट करना होता है। तो उस एन को निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इम्पीरिकल मास निकाल लो, मोलर मास निकाल लो, मोलर मास को आप क्या कर दो, आपका डिवाइड कर दो इम्पीरिकल मास से, तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का क्या निकल के आ जाता था, एन। और अगर मान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास या इम्पीरिकल मास में से कोई एक क्वांटिटी नहीं दी गई है, या प्रोबेबली आपको इम्पीरिकल मास नहीं दिया गया, जो भी नहीं दिया गया, तो ऐसे में हम लोगों के पास एक दूसरी सिचुएशन भी होती थी जिसमें हम लोगों को जानकारी दी हुई होती थी, किसके बारे में, वेपर डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो रिलेशनशिप बेसिकली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। होता क्या है, आपका जो मोलर मास होता है, ये मोलर मास ऑलमोस्ट आपके ट्वाइस होता है किस चीज के, वेपर डेंसिटी के। ठीक है, किसके ट्वाइस होता है, ये ऑलमोस्ट वेपर डेंसिटी के ट्वाइस होता है। यानी कि अगर मैं ये लिखूं कि आपके पास R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1 है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि वो वेपर डेंसिटी 2 अपॉन वेपर डेंसिटी 1 के भी बराबर होगा? क्यों? क्योंकि मोलर मास और वेपर डेंसिटी आपस में कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, किसके बराबर होगा, इस तरीके से। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? तो हम लोगों को बेसिकली क्या मिल गया, आप लोगों का वेपर डेंसिटी के टर्म्स में भी एक आंसर मिल गया। बट द क्वेश्चन अगेन कि मैडम ये वेपर डेंसिटी क्या है, क्या हम लोगों ने वेपर डेंसिटी इससे पहले ये टॉपिक पढ़ा है क्या, बताओ? बिल्कुल पढ़ा है। ये जो टर्म होता है हम लोगों का वेपर डेंसिटी, हमने इससे बिल्कुल पहले पढ़ा है। जब तुम लोगों को मोल कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा था तो उस वक्त में वेपर डेंसिटी बताई गई है कि एक्चुअल में वेपर डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, एक्चुअल में वेपर डेंसिटी होती क्या है ये तुम लोगों को मोल कंसेप्ट में बताया गया है। हम जब वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमारी कैलकुलेशन के दौरान हम जो रेफरेंस रखते हैं, जिसको हम रेफरेंस रखते हैं, क्योंकि वेपर डेंसिटी भी आप लोगों की बेसिकली एक तरीके की क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, आप लोगों की एक तरीके की रिलेटिव डेंसिटी होती है। बट किसके रिस्पेक्ट में होती है, ये आप लोगों के हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होती है, हाइड्रोजन के टर्म्स में होती है। तो इट मीन्स अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मेरे को वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि वेपर डेंसिटी बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की रिलेटिव डेंसिटी ही है, जो कि किसके रिस्पेक्ट में ली जाती है, हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में ली जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कल को तुम्हारा मूड कर रहा है कि एक गैस एक्स है, उस गैस एक्स की वेपर डेंसिटी निकालो, तो क्या करेंगे, उस गैस एक्स की वेपर डेंसिटी निकालने के लिए उस गैस की जो एक्चुअल डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम, हम वो डेंसिटी लेंगे उस गैस की, और उस गैस की डेंसिटी को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, बताओ? डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ। तो वहां से जो बेसिकली रेशियो निकल के आएगा, दैट रेशियो वुड बी नोन एज व्हाट, आप लोगों का वेपर डेंसिटी। तो अगर मैं ऊपर वाले रिलेशनशिप को यूज करूं और इस फॉर्मूले को अगर यूज करूं, मतलब इस फॉर्मूले को मैं यहां पे अगर यूज करूं, तो यहां से मेरे पास एक और फॉर्मूला निकल कर आता है, बताइए क्या, R1 अपॉन R2 इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ 2, यानी कि उसको मैं लिख सकती हूं डेंसिटी ऑफ गैस 2 अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, अपॉन में VD1 यानी कि वेपर डेंसिटी 1, उसको क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब बताओ, यहां से ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या हो गई, आप लोगों की कट गई है ना, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आप लोगों की कट गई। और अगर ये दोनों क्वांटिटी कट गई तो यहां से क्या आया, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू, बताओ कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस 2 अपॉन में डेंसिटी ऑफ गैस 1। यानी कि हम लोगों ने एक और रिलेशनशिप डिराइव कर लिया। बोलो वो रिलेशनशिप क्या है आप लोगों का, कि R1 अपॉन R2 जिस तरीके से मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, जिस तरीके से वो वेपर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल था,
जिस तरीके से जिस तरीके से नहीं, उसी तरीके से वो आपकी उस गैस की डेंसिटी के भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली। ठीक है, वो उस गैस की डेंसिटी के भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली। ठीक है, तो इससे हमें ये शिक्षा मिल गई कि मैं एक कंबाइंड फॉर्मूला लिख सकती हूँ। कंबाइंड फॉर्मूला मेरे को क्या पता चल गया बताओ, कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, जहाँ पे M का मतलब मोलर मास है, इक्वल टू अंडर रूट में क्या आएगा, वेपर डेंसिटी 2 अपॉन में वेपर डेंसिटी 1, इक्वल टू में कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन में डेंसिटी ऑफ गैस 2। ये ऐसे, ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोगों को एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें से क्या होता है, ये एक बहुत ही मतलब एल्जेब्रिक पार्ट है, इसमें एज सच दिमाग लगाने लायक कोई भी पार्ट आपको नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपको ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में दिमाग लगाने लायक कोई भी पार्ट नहीं पूछा जाता है। आपको अगर फॉर्मुलेस बताए तो आपको सिंपल, और अगर गिवन टू प्रूव एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को देखकर, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ वैल्यू उठा के पुट करनी रहती है और कुछ भी नहीं करना रहता है। इतना ईजी टॉपिक है वेपर डेंसिटी। ठीक है, इतना ईजी टॉपिक। तो ये तो मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें डिराइव कर ली और तुम्हें पता चल गया होगा कि अभी तक वेपर डेंसिटी के इतने 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 फॉर्मूले होते हैं। बट एक्चुअल में ये जो ग्राहम्स ने ये सारी कहानी कही कि ये आपकी जो रेट ऑफ इफ्यूजन है या फिर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ गैस के, ये बंदा तब ये सब कह पाया जब आप प्रेशर को और जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो। बराबर है, अगर आप टेम्परेचर को और अगर आप क्या कहते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो और दोनों गैसेस को सेम एरिया से ही डिफ्यूज करवाते हो, मतलब इमेजिन करिए एक गैस है, उस गैस को एक छोटे से होल से डिफ्यूज करना है और दूसरी तरफ एक गैस है जिसको बड़े से दरवाजे से डिफ्यूज करना है या होना है, तो दोनों के रेट में कोई ना कोई तो अंतर आएगा। यानी कि जो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहा गया कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, ये इंसान तब ये सारी चीजें बोल पा रहा है जब आपका टेम्परेचर, प्रेशर और एरिया मतलब जिस जगह से डिफ्यूजन होगा, ठीक है, जिस जगह से डिफ्यूजन होगा, ठीक है, जिस जगह से डिफ्यूजन होगा उस जगह से अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो बराबर जिस जगह से डिफ्यूजन होगा, ये उस एरिया को अगर आप कांस्टेंट रखते हो दोनों गैसेस के लिए, तो आपका रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। बट अगर मेरे को कोई बात करने को कहे कि मैडम इन जनरल अगर दो गैसेस के लिए ये सारी कंडीशंस को हमने कांस्टेंट नहीं रखा, तब क्या होगा, तब रेट कैसे वेरी करेगा। तब इन जनरल हम लोगों के पास एक रिलेशनशिप होता है कि जो रेट होता है आप लोगों के डिफ्यूजन का या फिर मैं ये कहूँ इफ्यूजन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। अगर मैंने इन लोगों को क्या नहीं रखा, आप लोगों का कांस्टेंट नहीं रखा तो, और अगर मैं इन चारों को कंबाइन कर दूं तो इन जनरल मेरे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन को वैरी करके देने वाले फैक्टर्स मेरे पास क्या होंगे, P इंटू ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ T मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ दैट गैस। ये होता है बेसिकली वो आपका कंसेप्ट जिससे गैस का डिफ्यूजन या फिर उसका रेट, डिफ्यूजन का रेट क्या करता है, डिपेंड करता है। जहाँ पे P मतलब क्या है आप लोगों का प्रेशर, A का मतलब यहाँ पे आपको बस याद रखना है, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही होती है, एरिया ऑफ होल, यानी कि जिस जगह से आपका गैस क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, जिस जगह से आपका गैस क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। अब इससे रिलेटेड मैं तुम्हें बता दूं, बहुत सारे वेरिएशन किए जा सकते हैं। ये भी बेसिकली PV इक्वल टू NRT के जैसा ही है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में आप एनालाइज करो कि क्या कांस्टेंट दिया है। बस जैसे ही आप एनालिसिस कर लेते हो ना कि क्या कांस्टेंट दिया है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जैसी कोई चीज ही दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, उसके लिए कोई फॉर्मूले आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि पूरी दुनिया पढ़ाती है भैया ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये होता है, तो मैंने भी पढ़ा दिया, बट आपको सिर्फ और सिर्फ यही इकलौती चीज है जो आपको बेसिकली क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, और ये याद रखना है कि ग्राहम ने जो वो लॉ बनाया
सो कॉल्ड लॉ वो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट एरिया के लिए था। कांस्टेंट एरिया मतलब दोनों गैसेस उतने ही एरिया वाले होल से पास हो रही हैं। ऐसा नहीं कि एक गैस को बड़ा होल दिया गया और दूसरी गैस को आपने छोटा होल दिया गया, इस तरीके की कोई सिचुएशन आपने नहीं की है, ठीक है। बट मान लेते हैं कल को मैंने कोई एक ऐसा मनगढ़ंत क्वेश्चन फ्रेम किया, ठीक है, मैंने मेरी पसंद का एक क्वेश्चन फ्रेम किया जिस क्वेश्चन में मैंने तुमको हिंट दी हुई है कि प्रेशर और जो एरिया है वो आप लोगों का कांस्टेंट है। सिर्फ टेम्परेचर के बारे में मैंने मुंह भी नहीं खोला, सिर्फ मैंने क्या कहा कि प्रेशर और एरिया कांस्टेंट है। मान लेते हैं अगले दिन किसी दूसरे टीचर ने क्वेश्चन बनाया, उसने ये कहा कि टेम्परेचर और एरिया कांस्टेंट है, बताओ। फिर तीसरे दिन आपके टीचर ने कोई नया सवाल बनाया, उसने कहा कि इस बार प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है बट एरिया अलग अलग है। और मान लेते हैं किसी दिन आपके किसी टीचर ने ऐसा सवाल बना दिया कि अब मान लेते हैं प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया ये तीनों ही कांस्टेंट है ना। तो बताइए फॉर्मूले इन अलग अलग सिचुएशंस के लिए क्या होंगे। तो क्या तुम गधे जैसे 50 फॉर्मूले रटोगे क्या? नहीं, आपको क्या करना है, जो चीज कांस्टेंट दी हुई है क्वेश्चन में बस उसको हटा दो फॉर्मूले में से, खत्म। यानी कि अगर पहले वाले क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि प्रेशर और एरिया कांस्टेंट है, इसका मतलब मेरा रेट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और मोलर मास पर डिपेंड कर रहा होगा। सो देयरफॉर इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ कि आर प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ किसके, टीएम के, है ना। अगर मुझे टेम्परेचर और एरिया कांस्टेंट करने को कहा गया है तो बताओ मेरा रेट प्रोपोर्शनल होगा किसके, पी अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के। अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट करने को कहा गया है, इसका मतलब मेरा रेट प्रोपोर्शनल होगा एरिया अपॉन में अंडर रूट ऑफ मोलर मास के। अगर मुझे तीनों मतलब पी टी ए ये तीनों ही कांस्टेंट रखने को कहें तो इसका मतलब मेरा रेट प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के। और बस इसी चीज को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, है ना। यही आपका जीएलडी होता है। परंतु अभी अगर मान के चलो आपको वो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पी टी ए कॉन्स्टेंट नहीं दिया तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले याद करोगे क्या? नहीं। बताओ, इससे दो कंडीशंस बनाओ। पहली कंडीशन क्या होगी, R1 ठीक है प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T1 इंटू M1। दूसरी कंडीशन बोलो क्या होगी, R2 प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आप लोगों का T2 और यहाँ पे आएगा M2, ये होगी। इस वाले से आप बोलो दो फॉर्मूले बनाओ, ये दो फॉर्मूले बनाओ, क्या बनेगा, दो कंडीशंस क्या बनेगी, R1 प्रोपोर्शनल टू P1 अंडर रूट ऑफ बोलो कितना M1, R2 प्रोपोर्शनल टू P2 अंडर रूट ऑफ बोलो कितना M2। यहाँ से दो कंडीशंस बना लीजिए, यहाँ से दो कंडीशंस बना लो, कितना हो जाएगा R1 प्रोपोर्शनल टू A1 अपॉन अंडर रूट ऑफ M1, R2 प्रोपोर्शनल टू A2 अंडर रूट ऑफ बोलो कितना M2। और बस आप लोगों को अब जो दो फॉर्मूलेस या दो रिलेशनशिप जो मिल रहे हैं इनका रेशियो ले लो, बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। क्या बन गया, R1 अपॉन R2, ये आ गया। रेशियो लेना, अब रेशियो लेना तो आना चाहिए यार, इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि रेशियो लेना नहीं आता। और अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आप लोगों का T2 M2 अपॉन में T1 M1। क्या हमें कोई फॉर्मूला रटने की नीड पड़ी क्या कि जब प्रेशर और एरिया कांस्टेंट होगा तब ये फॉर्मूला लगाना, है ना। हमें नहीं रटना पड़ा। जब हमें टेम्परेचर और एरिया कांस्टेंट लेट से दिया हो, जो कि सेकंड केस में दिया है, तो वहां पे बोलो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वहां पे फॉर्मूला बन जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू बोलो क्या आएगा, P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1। मैं क्या कर रही हूं, मैं सिंपली रेशियोज ले रही हूं दो डिफरेंट कंडीशंस की। सिमिलरली लास्ट वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, R1 बाय R2 इक्वल टू A1 बाय A2 अंडर रूट ऑफ बोलो कितना M2 बाय M1। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी 50 चीजें यार याद करना पगले के जैसे इज नॉट अ स्मार्ट ऑप्शन, है ना, ये गधे का काम होता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप एक जनरल चीज याद करोगे और एक जनरल मैकेनिज्म फॉर्मूला बनाने की सीखोगे, जिससे बेसिकली बुक वाले या फिर आप लोगों के क्या कहते हैं टीचर्स फॉर्मूला बनाते हैं। हम लोग जो ना फॉर्मूला याद करते हैं, हम भी ऐसे ही बनाते हैं कि अच्छा ये इसके प्रोपोर्शनल है तो इसके लिए दो कंडीशंस बना लो और दोनों कंडीशंस का फाइनली रेशियो ले लो, बस खत्म हो गई कहानी। यही है आप लोगों का ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो जितने भी बेसिकली फॉर्मूले क्रिएट हो सकते थे
किसमें, आपके ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, वो मैंने आपको बता दी है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ छूट गई है जो तुमको नहीं बताई गई है। हाँ, एक कंसेप्ट है जो मैं भी और सिखा रही हूँ, बट उसके अलावा जो बेसिक बनाया जा सकता था या बेसिक सिखाया जा सकता था वो तुम्हें बताया गया है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना, क्वेश्चन को रीड करना, क्या कांस्टेंट है, बस उसके अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन में जो चीज़ कांस्टेंट है उन्हें काट दो, जो बच गया वो उसके प्रोपोर्शनल है, और उसके अकॉर्डिंग दो कंडीशंस बनाओ, दोनों कंडीशंस का रेशियो ले लो, फॉर्मूला तुम्हारे खुद के हाथों में है, खत्म हो गई कहानी। अब देखो बात ऐसी है कि हम लोगों ने ये जो पढ़ा कि R प्रोपोर्शनल टू PA अंडर रूट ऑफ TM, ये ऑब्वियस है किसी ना किसी मैथमेटिक्स के थ्रू ही ये चीज़ डिराइव की गई होगी। कैसे डिराइव की गई है बेसिकली हमको वो तो नहीं सीखना है कि ये कैसे आया वगैरह वगैरह, बट अभी बात ऐसी है कि अगर मैं तुमसे एक फिजिक्स की भाषा पूछूं या एक मैथ्स की भाषा पूछूं और तुमसे ये पूछूं कि रेट आखिर होता क्या है, ठीक है, जैसे मैं पूछूंगी एक्स, रेट ऑफ एक्स क्या है, रेट ऑफ एक्स क्या है, मान लेते हैं मैंने तुमसे ये पूछ लिया है ना, तो या तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि मैडम रेट ऑफ एक्स का मतलब होता है कि बेसिकली एक्स में कितना चेंज क्रिएट हुआ है, ठीक है, पर यूनिट टाइम। हो सकता है वो टाइम 1 आवर हो, 1 मिनट हो या 1 सेकेंड हो, डिपेंड की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, डिपेंड की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बट बेसिकली रेट का तो मतलब यही होता है ना कि कितना चेंज क्रिएट हुआ, ठीक है, आप लोगों के पर यूनिट टाइम। तो सिमिलरली हम लोग जो ये वर्ड सीखते हैं आप लोगों का डिफ्यूजन, इस डिफ्यूजन को हम लोग इसके रेट के टर्म्स में डिफाइन कर, मतलब इसको हम लोग रेट के टर्म्स में भी इसके फॉर्मूले डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने कैसे फॉर्मूलेस डिफाइन किए ऊपर में कि पहले से कोई ना कोई एक मैथमेटिक्स का हमारे पास एक्सप्रेशन था, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहाँ से आया उसको सुनने में हमने अपने ज़्यादा कान खराब नहीं किए, हमने बस क्या किया, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, बात खत्म। बट व्हाट इज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ रेट, और वे रेट का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है बताओ। तो बेसिकली अगर तुम कोई डिओड्रेंट लगाते हो, ठीक है, या फिर परफ्यूम अपनी बॉडी पे स्प्रे करते हो, तो परफ्यूम को स्प्रे कर देने के बाद उस परफ्यूम के कुछ पार्टिकल्स बाहर निकले होंगे। अब मैं पार्टिकल्स वर्ड बोल रही हूँ, हो सकता है कि इस चीज को मैं तुम्हें इस लैंग्वेज में बोलूँ कि कितना वॉल्यूम बाहर निकला होगा उस गैस का, कितने मोल्स निकले होंगे उस गैस के बाहर, मैं कुछ भी लैंग्वेज यूज कर सकती हूँ ना। तो ऐसे में फिलहाल मान लेते हैं मैंने जो लैंग्वेज यूज की है वॉल्यूम, तो बेसिकली रेट आपके डिफ्यूजन का या बेसिकली रेट आप लोगों के इफ्यूजन का होता क्या है, ठीक है, रेट होता है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हुई है, डिफ्यूज हुई है, और डिवाइडेड बाय बोलो क्या, पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम लगा उसको उस चीज में डिफ्यूज होने में, बस इसी को हम लोग हमारा रेट कहते हैं। तो यानी कि रेट को क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ कि वॉल्यूम, ठीक है, रेट को मैं क्या लिख सकती हूँ, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आप लोगों का टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, कौन सा वाला वॉल्यूम, जो डिफ्यूज हुआ है, कौन सा वाला वॉल्यूम जो डिफ्यूज हुआ है, क्या ये बात समझ रहे हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये आप लोगों के पास एक एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन को आप दो कंडीशंस बना लो इस एक्सप्रेशन से, R1 इक्वल टू V1 अपॉन में T1, ये आपका पहला एक्सप्रेशन, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, R2 इक्वल टू V2 अपॉन में T2। अगर मैं तुमसे कहूं कि इससे भी एक रेट का फॉर्मूला बनाओ तो तुम इससे नहीं बना लोगे, बोलो क्या, R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना, V1 अपॉन V2 और मल्टीप्लाई में बोलो कितना, T2 अपॉन में T1, क्या ये फॉर्मूला बन गया बराबर। अच्छा, अब कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि सेम टाइम, देखो मैं सेम टाइम के लिए तुम्हें कोई अलग से फॉर्मूला डिस्कवर करके देने वाली नहीं हूं, मैं एक जनरल चीज तुम्हें बता रही हूं, उस जनरल चीज में टाइम आया है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि दोनों गैसेस को इक्वल टाइम लगा है डिफ्यूज होने में, तो आप टी 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 करके काट देना, खत्म हो गई कहानी। तो आप कुछ फॉर्मुलेज मत याद रखो, आप जनरल चीजें याद रखो और जनरल चीजों से फॉर्मूला खुद बनाओ, क्योंकि एट द एंड आप 50 फॉर्मुलेज याद करके एग्जाम में नहीं जा पाओगे, आप भूल जाओगे, ठीक है, लेकिन आप जनरल चीजें तो याद कर सकते हो ना, जिससे 50 चीजें डिराइव की जा सकती हैं, तो वो करो, ठीक है, फॉर्मुलेज रट्टा मारने में मत पड़ो। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि हाँ रेट इतना होता है,
और इससे देखो मैंने ये फॉर्मूला बना लिया। इस फॉर्मूले का मैं क्या करूं, एक बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है, कौन से बताओ, बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन हमने अभी अभी ऊपर पढ़े हैं, बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन हमने पढ़े हैं कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आपका M2 अपॉन M1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ 2 अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ 2 अपॉन में डेंसिटी ऑफ 1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इंटू में T2 अपॉन T1। लो, ये उस लिस्ट में हमारा एक और क्या आ गया है, साथी जुड़ गया है। समझो, एक और मेंबर जुड़ गया हमारे उस लिस्ट में। अब मैंने तुमसे क्या कहा कि आप रेट को सिर्फ वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है ना। आप रेट को सिर्फ वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन करोगे कि कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है कितने समय में, ऐसा नहीं होता है। आप रेट को कितने मोल्स डिफ्यूज हुए हैं, आप मोल्स के टर्म्स में भी क्या कर सकते हो, आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो बोलो क्या हो जाएगा, अगर मैं रेट को मोल्स के टर्म्स में डिफाइन करने चली गई तो हम लोग सिंपल वहां पे क्या बोलेंगे कि कितने मोल्स डिफ्यूज हुए। जैसे हम ये लिख रहे थे कि कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ, वैसे हम क्या लिखेंगे कि कितने मोल्स आपके डिफ्यूज हुए, खत्म। तो यहां से रेट का फॉर्मूला क्या बन गया, मोल्स डिवाइडेड बाय बताइए टाइम। अगर अगेन मैं इसी सेम फॉर्मूले को दो सेट ऑफ कंडीशंस के लिए लगाऊंगी तो मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, R1 इक्वल टू मोल्स 1 गैस के T1, R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकेंड गैस डिवाइडेड बाय T2, और यहां से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 मल्टीप्लाई बाय T2 अपॉन में बोलो कितना, T1। समझ रहे हो, यहां से ये एक्सप्रेशन आ जाना है। तो इसका मतलब हमारी लिस्ट में, इस लिस्ट में एक और इंसान एंट्री ले चुका है, और वो एक और इंसान बोलो कौन है जो इस हमारी लिस्ट में एंट्री ले चुका है, दैट इज कि ये ही सेम R1 अपॉन R2 N1 अपॉन N2 इंटू में T2 अपॉन T1 के भी इक्वल होगा। ठीक है, ये अगेन आ गया। तो आपको ये भी एक एक्सप्रेशन मिल गया, किसमें, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में। अब जरूरी है क्या आप उसको मोल्स के टर्म्स में भी मतलब डिफाइन करोगे, क्या मोल्स के अलावा भी कोई टर्म है जिसमें हम इफ्यूजन या डिफ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं क्या, उसके अलावा भी कोई ऐसी कोई चीज़ है क्या, बिल्कुल उसके अलावा भी चीज़ें हैं। वो होता है आप डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन को डिस्टेंस ट्रैवल्ड के टर्म्स में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। किसके टर्म्स में, जैसे मैंने पहले वाले को किसके टर्म में डिफाइन किया, वॉल्यूम, दूसरे वाले को किसके टर्म में डिफाइन किया, मोल्स, तो आप तीसरे वाले को किसके टर्म में डिफाइन कर सकते हो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड के टर्म्स में। अब ये समझते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड नामक बला क्या है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कि एक मूवी हॉल है, मूवी हॉल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब एक रो है बेसिकली वहां पर, और हमने क्या किया, लेफ्ट से लाफिंग गैस छोड़ी और राइट से वीपिंग गैस छोड़ी। वीपिंग गैस मतलब एक ऐसी गैस जिसकी वजह से आंसू आते हैं। मैं बता दूं लिटरली वो बहुत गंदी सिचुएशन होती है। हम लोग जब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में थे तो हमको वीपिंग गैस मतलब उसके साथ काम करने का एक बार मौका प्राप्त हुआ था। ठीक है, बेसिकली एक सोल्यूशन हमको हमें दिया जा रहा था, उतना तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, एक सोल्यूशन दिया जा रहा था। उस सोल्यूशन को हम लोग अपने हाथों से नहीं डाल रहे थे, हमारे जो टीचर्स थे जिनके गाइडेंस में हम काम कर रहे थे उन्होंने हमको डाल के दिया था। तो फर्स्ट ईयर में आई थिंक, हाँ सेमेस्टर 1 की बात है। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि सर ने पहले ही बोल दिया था कि अपनी अपनी आंखें संभाल लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस गैस से बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं। मतलब मेरे को तो उस वक्त इतनी ज़्यादा इरिटेशन हुई थी लिटरली आंखों में कि जिस टेस्ट ट्यूब में मैंने उस सोल्यूशन को लिया है, मेरा ऐसा मन कर रहा था कि उसको उठाऊं और उठा के मैं फेंक दूं बस, और अपनी आंखों को पकड़ के मसलूं या फिर उसे पानी डालूं। ठीक है, लेकिन हमको पहले ही बताई गई थी वार्निंग कि ऐसा ऐसा होगा। अब इसमें कई लोगों का ऐसा रहता है कि चश्मों का प्रयोग क्यों नहीं किया। ये इंडिया की लैब्स है, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती। ठीक है, जैसे अगर तुम बाहर की, इंडिया के बाहर की यूनिवर्सिटी में देखोगे तो हमारे सर बताते हैं, फिजिकल के एक थे थर्मोडायनेमिक्स के, कि वहाँ पे जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उनकी जो पिपेट थी वो बहुत ही प्यारी थी। जस्ट वो डिप करते थे सोल्यूशन में और वो लोगों के पास वैसे 1 ml है, सेट कर दिया थर्मामीटर के जैसे 1 ml, और 1 ml निकल के आता था
और जिस जगह पे उनको 1 ml जाके डालना होता था वहाँ डाल देते थे। और अपने इंडिया की पिपेट देखी कैसी है, ऐसी तुमने देखा नहीं है क्योंकि लैब मुझे नहीं लगता तुम लोग गए हुए भी हो, अभी तो वैसे भी कोविड है कॉलेज का, लेकिन 12th के प्रैक्टिकल्स में एक बार पिपेट देखने का मौका मिलेगा, या हो सकता है 10th तक देखी हो। तो पिपेट अपन लोग कैसे करते हैं, फूंक मारते हैं। अब तुम सोचो उस पिपेट को यूज करने से पहले हर बार धोया जाता है, लेकिन मैं बता दूं वो प्रॉपर नहीं होती, उसमें कितने लोगों ने फूंक मारी होगी अपना मुंह लगाकर, ठीक है। उसको हम लोग बेसिक अच्छे से क्लीन करते हैं, एसिड वगैरह में भी क्लीन होता है, फिर उसको एसीटोन से भी क्लीन करते हैं, और उसको आपके क्या कहते हैं उसको, बड़ा सा जो रहता है जो गर्म करता है, उसका नाम भूल गई हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ों के नाम भूल जाती हूँ बीच में, क्या कहते हैं उसको, अवन, हाँ अवन में भी रखते हैं ताकि कुछ बचे ना, ठीक है। बट सोचो हम लोग अभी भी कितने पीछे हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल के टर्म्स की बातचीत चल रही थी। तो एक ऑडिटोरियम है, लेफ्ट साइड से आपने लाफिंग गैस छोड़ी, राइट साइड से आपने लेट्स से क्या कहते हैं वीपिंग गैस छोड़ी, और मान लेते हैं उस ऑडिटोरियम में एक ही बंदा बैठा है, मान लो उस ऑडिटोरियम में एक ही बंदा बैठा है। अब सवाल ये है कि वो पहले हंसेगा कि वो पहले रोएगा। तो जो गैस पहले पहुंचेगी उसके अकॉर्डिंग होगा ना, वो अगर पहले लाफिंग गैस पहुंची तो पहले हंसेगा, अगर वो पहले वीपिंग गैस पहुंची तो वो रोएगा। तो बेसिकली गैस कितना वॉल्यूम डिस्पर्स करती है, खुद का कितने मोल डिफ्यूज करती है, इसके अलावा एक और पैरामीटर है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है। तो रेट को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेट इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा करके लिख रही हूँ, तुम उसको प्रॉपरली लिख लेना। डिवाइड बाय बोलो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, ठीक है। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाना है आप लोगों का, R इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। और इसके अगर मैं दो एक्सप्रेशंस क्रिएट करूं तो यहां पे बताओ क्या हो जाना है, R1 इक्वल टू D1 अपॉन T1, R2 इक्वल टू D2 अपॉन में बोलो कितना T2, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला बन गया R1 बाय R2 इक्वल टू D1 बाई D2 और T2 बाय बोलो कितना T1। तो हम लोग जो लिस्ट बना रहे थे कि रेट किसी भी गैस के डिफ्यूजन या इफ्यूजन का किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे लो एक और फैक्टर आ गया, एंड दैट फैक्टर इज D1 बाई D2 मल्टीप्लाई बाई T2 बाई T1। अब तुम्हें क्या करना है, इतने सारे फॉर्मूले देखकर अपना दिमाग नहीं चकराना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही शांति से क्वेश्चन को रीड करना है। उसमें गिवन डेटा क्या है पहले तो ये पता लगवाना है, और दूसरी चीज ये कि गिवन डेटा आ जाने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सी चीज वहां पे आपको क्या दी हुई है, कांस्टेंट दी हुई है। जो चीज कांस्टेंट दी है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं किसी क्वेश्चन में आपको मोलर मास दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो आप क्या करोगे, आप इसको यूज करोगे और इसको यूज करोगे, यानी कि तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1 इक्वल टू D1 बाई D2 इंटू में T2 बाई T1। अब मान लेते क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों गैसेस को सेम टाइम लग रहा है, तो आप T और T काट दोगे। तो इस तरीके से काम करना है। तो ये जो पूरी की पूरी तुम्हें चार्ट लिखा के दिया गया, बस इसी चार्ट से ही तुम्हें चीजें पूछी जाएंगी, इसके बियॉन्ड नहीं, ठीक है। इसके बियॉन्ड आपको नहीं पूछा जाएगा। तो उसमें आपको सबसे पहले वही है, क्वेश्चन में पता लगाने आना चाहिए कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, उस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं वो आपको पता लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीजें कांस्टेंट है, ताकि उसमें जो चीज कांस्टेंट दिख रही हो उसको उठा के आप क्या कर सको, काट सको, ठीक है। ये इस तरीके की कहानी है। बस यही था आप लोगों का ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये इतना ही आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी काम करने लायक आपका नहीं है। हाँ, इसमें अभी मैं एक नोट और लिखवा देती हूँ, एक दो नोट मैं और लिखवा देती हूँ। जैसे ये हो गया आपका नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 पे बातचीत कर लेते हैं। अब देखो नोट नंबर 2 क्या है। नोट नंबर 2 एक रिएक्शन है। ये मैंने अभी आई थिंक जिस दिन मैंने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सिखाया था उस दिन भी मैंने बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ कि लैब में एक बहुत ही फेमस टेस्ट होता है, ठीक है, अमोनिया गैस को क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। होता क्या है कि जब भी अमोनिया एसिड के संपर्क में आता है तो दोनों तुरंत रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं, आपके NH4Cl नामक एक सब्सटेंस को क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो NH4Cl नामक सब्सटेंस है, ये अपनी प्रेजेंस हम लोगों को कैसे बताता है, वाइट कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, और उस वाइट कलर की फ्यूम्स अगर निकल रही हैं तो हम ये बताते हैं करके कि हाँ
यहाँ पर आपकी NH4Cl नामक गैस क्या है, मौजूद है। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों का रहता है। अब बेसिकली ये टॉपिक इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। देखो क्या है, आपको एक क्या दी हुई होती है, ट्यूब दी हुई होती है। ये मान लेते हैं आपकी ट्यूब है, इस ट्यूब के इस कोने से अमोनिया गैस को भेजा जाता है अंदर, और ट्यूब के इस कोने से आपकी जो HCl गैस है उसको भेजा जाता है अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा, ट्यूब की लेंथ कुछ ना कुछ आपको दी हुई रहेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोगों को ये ट्यूब की लेंथ दी हुई रहेगी, और आपको भी ये पूछना है, ये मान लेते हैं ये x मीटर दी है, आपको ये पूछेगा कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। ठीक है, बताओ आप लोगों की जो वाइट कलर की फ्यूम्स है आपको सबसे पहले किस पॉइंट पे मिली, मतलब C पॉइंट पे मिली कि B पॉइंट पे मिली कि आप लोगों की A पॉइंट पे मिली। ठीक है, वेयर वाइट फ्यूम्स, ठीक है, अपीयर फर्स्ट, वाइट फ्यूम्स सबसे पहले आप लोगों को कहाँ देखने को मिली, ये आप लोगों को लेट से सवाल पूछ लेगा। तो ये वाला सवाल अब हम करेंगे कैसे। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में रेट वाला कंसेप्ट। अगर आपको रेट वाला कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। बट उसके लिए अगर मान लीजिए सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि पॉइंट C पे पहले मिली कि पॉइंट A पे पहले मिली कि पॉइंट B पे पहले मिली कि कहाँ, तो उसके लिए कोई कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बेसिक बुद्धि का प्रयोग होता है, बेसिक बुद्धि का प्रयोग, कोई कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ता। अगर वो ये पूछता कि यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट C का डिस्टेंस क्या है, तो फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे मिली, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, दोनों के मोलर मासेस देखने हैं। जैसे हम जानते हैं अमोनिया का मोलर मास होता है 17, ठीक है, और HCl का मोलर मास होता है 36.5। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि रेट जो होता है वो मोलर मास के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर किसी गैस का मोलर मास कम होगा तो उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा डिफ्यूज होने का। तो कौन सी गैस कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी, अमोनिया, राइट। कौन सी गैस कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी, अमोनिया। ये इस लॉजिक से किया जाता है। मैं अभी ये क्वेश्चन पूरी तरीके से करके दिखा नहीं रही हूँ, ये जब मैं अभी नेक्स्ट वीडियो इसका बनाऊंगी न्यूमेरिकल्स वाला प्रॉब्लम सेशन का, तब हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन ये लॉजिक होता है। तो इस टाइप के सवाल आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में। अच्छा कि कितने डिस्टेंस पर आप लोगों का वाइट फ्यूम्स मिली, पहले किस पॉइंट पे वाइट फ्यूम्स मिली, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को कंसेप्ट क्या रखना पड़ता है, यही अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा इसमें इवन एक और चीज़ है, ये वाला जो फॉर्मूला है कहाँ गया, एक फॉर्मूला, अच्छा एक फॉर्मूला ये कहाँ गया, हाँ देखो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला कभी मत रखना। तो जो लोग रट्टू तोता होते हैं वो पेपर में अपने फॉर्मूले खुद कभी बना नहीं पाते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली एक बार ऑलरेडी JEE में पूछा जा चुका है कि दो आपके पास गैसेस हैं, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया से उनको पास करवाया जा रहा है और सेम टेम्परेचर पे है, तो बताइए उनके रेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये होगा फॉर्मूला। इट मीन्स एक इंसान जिसको ऑलरेडी फॉर्मूला बनाना आता है वो क्या कर सकता है, ये वाली चीज को लिख सकता है। अब जिसको फॉर्मूला बनाना नहीं आता है वो पगला क्या करेगा, बैठा रहेगा। अच्छा, अब इसमें देखो एक और वेरिएशन से हम मिलते हैं। वो एक और वेरिएशन क्या है, अभी हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े बस। तो वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मैंने तुमको एक कंसेप्ट बताया था, बोला था ये कंसेप्ट आगे बहुत जगह तुम लोगों की जान बचाएगा, रेशो वाला, उसको याद रखना, उसको भूलना मत। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे भी याद रखना कि P1/P2, P मतलब पार्शियल प्रेशर ही है, और ऊपर में जो P लिखा है उसका मतलब भी पार्शियल प्रेशर है। इक्वल टू बोलो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन 1 में मोल फ्रैक्शन 2 इक्वल टू मोल्स में 1 में मोल्स में 2। यानी कि कल को अगर तुम्हें क्वेश्चन में यहाँ पे P1 P2 नहीं देता, इसके जगह मोल फ्रैक्शन देता, तो क्या मैं इस P1 P2 को मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर लेती, बिल्कुल कर सकते थे। बशर्ते उस इंसान को बस इतना पता होना चाहिए डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग कि ये तीनों चीजें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और मोल्स के बारे में तो तुम जानते ही हो, मोल्स क्या होते हैं, मास बाय मोलर मास,
यानी कि ये क्वांटिटी किसके बराबर आएगी, W1 अपॉन W2 इंटू में M2 अपॉन बोलो कितना, M1 के बराबर। तो पॉइंट नंबर 1 में आपको जो लिखाए गए हैं एक्सप्रेशंस, कौन किस चीज से किससे कैसे रिलेट होता है वो एक्सप्रेशंस, और ये जो पॉइंट नंबर 3 में लिखाया गया है कि डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन कैसे रहता है, ये वाली चीजें, ये आप लोगों को नहीं भूलनी है, ठीक है। अगर तुम वो भूल गए तो फिर जब तुम्हारे सामने सवाल आएगा कि कौन सी चीज कांस्टेंट है और किस तरीके से वो वैरी कर रही है, तो उस वक्त तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। तो वो तुमको बेसिकली क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर का पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3। अच्छा, और जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, मैं इसके बारे में बता दूं, ये स्पेसिफिकली कांस्टेंट टेम्परेचर और आप लोगों के कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट एरिया इन सिचुएशंस के लिए रखा जाता है, ठीक है। यानी कि हम जो बोलते हैं कि आप लोगों का जो रेट है वो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास एंड ऑल के, तो वो स्पेसिफिकली सिचुएशन इन कांस्टेंट कंडीशंस को मेंटेन करके अचीव की जाती है, ठीक है, इन कांस्टेंट कंडीशंस को अचीव करके। तो ओवरऑल जो जनरल चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए कि आप लोगों के पास वो जो रिलेशनशिप है जनरल वाला क्या था वो रिलेशनशिप, ये PA अंडर रूट ऑफ T इंटू M, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी कौन किसके फिर कैसे प्रोपोर्शनल होता है, वो कौन सी चीज कांस्टेंट दी है कौन सी चीज कांस्टेंट नहीं दी है, वो आप खुद डिराइव कर लेते हो और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे तुम लोगों को खुद समझ में आता जाएगा कि किस तरीके के साथ आपको प्रॉब्लम्स के साथ क्या करना है, डील करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ये प्राणी समाप्त होता है। अब हम लोगों को बेसिकली इस टॉपिक से अगर कोई चीज़ लेनी है तो हम लोगों को उसके न्यूमेरिकल्स लेने हैं। तो जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग किसके साथ डील करेंगे, न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए